तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को, जो कि आपका AKTU का है। और इसकी यूनिट फर्स्ट को हम आज पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट कोड है वो है KAS 301 और 401, जिनका भी इस सब्जेक्ट है और जो इस कोड से मैच कर रहा है, तो वो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सारे के सारे जो सिलेबस है आपका वो डिस्कस करने वाले हैं और हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आएगा। तो अगले 20 से 25 मिनट प्लीज इस वीडियो से स्टिक रहना, इस वीडियो के बिल्कुल अलग मत जाइएगा। और इस वीडियो के अंदर आपका यूनिट फर्स्ट बिल्कुल कवर हो जाएगा और आपके 100% मार्क्स आएंगे इस यूनिट से। सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स क्या है टेक्निकल कम्युनिकेशन के, फिर पढ़ेंगे टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, जनरल और टेक्निकल कम्युनिकेशन कैसे अलग है, लैंग्वेज कैसे टूल है कम्युनिकेशन का, डायमेंशंस क्या होती हैं कम्युनिकेशन की, रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, टेक्निकल राइटिंग क्या होती है, सेंटेंस पैराग्राफ टेक्निकल स्टाइल क्या होती है, डिफरेंस डेफिनेशन देखेंगे, उनके टाइप्स देखेंगे, उनके मेथड्स देखेंगे, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे, डाउनवर्ड अपवर्ड लेटरल हॉरिजॉन्टल, और बैरियर्स क्या है कम्युनिकेशन के वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं और मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑडियंस। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, हम ये समझ रहे होते हैं कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है और उनके सामने हम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेंगे इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या है, एक ऐसा मेथड है जिससे हम ये समझते हैं कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, इसके सामने हमें टेक्निकली बात करनी है, उसको हम ऐसी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं जो कि बेस्ट पॉसिबल वे में होती है। टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर हम नॉलेज को गैदर करते हैं एक्सपर्ट से, हम इंटरव्यूज को कंडक्ट कराते हैं, स्टडी करते हैं एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को और फिर उसको रिशेप देते हैं ताकि वो बेटर एक्सेसिबल हो और यूजेबल हो। ठीक है। टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या है, इसके अंदर हम वेरियस मेथड से या एक्सपर्ट से नॉलेज को गैदर कर रहे होते हैं, जैसे कि इंटरव्यूज करा के जो प्रेजेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको समझ के पढ़ के, और जब हम पूरे का पूरा इंफॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हम उसको रिशेप करते हैं कैसे तरीके से, कैसे चीज में, कैसे वे में, जिससे कि वो ज्यादा एक्सेसिबल हो जाए और ज्यादा यूजेबल हो जाए। फीचर्स क्या है टेक्निकल कम्युनिकेशन के, इसके बारे में बात करें तो ये स्पेशलाइज्ड कंटेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर हम एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को बात के बारे में बात कर रहे होते हैं। नेसेसरी नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, इसमें हम सिर्फ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड कंटेंट होता है। दूसरा, ये ऑडियंस सेंटर्ड होता है। तो जो इसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है वो ऑडियंस की नीड के हिसाब से दी जाती है, ऑडियंस के बैकग्राउंड के हिसाब से दी जाती है, ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दी जाती है, ना कि ओनर के हिसाब से। तो ये ऑडियंस सेंटर है, स्पीकर सेंटर नहीं, ये ऑडियंस सेंटर्ड है। तीसरा इसका फीचर है कि ये पर्पस ड्रिवन होता है, क्योंकि इसके पास सिर्फ हमेशा एक स्पेसिफिक गोल होता है। फोर्थ, ये ऑर्गेनाइज्ड और क्लियर होता है टेक्निकल एजुकेशन, क्योंकि ये हेल्प करता है क्विक डिसीजन मेकिंग में। टेक्निकल कम्युनिकेशन का फिफ्थ फीचर है कि ये ओरल और रिटन फॉर्म्स में अवेलेबल है। इसको हम कन्वे कर सकते हैं स्पीकिंग के थ्रू भी और राइटिंग के थ्रू भी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा है अप्रोचेस और रिक्विजिट्स क्या है टेक्निकल कम्युनिकेशन की। अप्रोचेस और रिक्विजिट्स क्या है जो हमें चाहिए टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर। तो पहला है, टेक्निकल कम्युनिकेशन में ब्रेविटी होनी चाहिए, यानी कि जब हम टेक्निकल कम्युनिकेशन करेंगे तो वो शॉर्ट होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए। दूसरा, उसके अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए। क्लियरिटी मतलब कोई भी एम्बिगिटी ना हो और वो समझने में आसान हो। तीसरा, इसके अंदर सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमको सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज करना आना चाहिए। फोर्थ, इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी हो, यानी कि ये रिलेवेंट फैक्ट्स के साथ स्टिक करे और अननेसेसरी वर्ड्स जो हैं तुमको हम अवॉइड करें। फिफ्थ है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या है कि ये क्लियर पर्पस को सर्व करती हो। सिक्स्थ, ये टेक्निकल वोकेबुलरी। ठीक है, इसके अंदर कुछ जिस बारे में हम बात करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक टर्म्स को हमें एक्यूरेटली यूज करना आना चाहिए टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर। सेवंथ, ये इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रिसाइज और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी आनी चाहिए। तो ये अप्रोचेस हैं और रिक्विजिट्स हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन के। एट्थ,
अप्रोच रिक्वेस्टेड है, एक्रोनिम्स को समझें हम। वी शुड यूज करेक्टली एब्रिविएशंस एंड एक्रोनिम्स। नाइन्थ, एक्टिव वॉइस में होनी चाहिए। एक्टिव वॉइस क्यों प्रेफर की जाती है? ताकि क्लैरिटी और डायरेक्टनेस आए। इसके अंदर हमको अवॉइड करना चाहिए रिडंडेंट फ्रेजेस को, यानी कि हमको अननेसेसरी वर्ड्स को एलिमिनेट करना चाहिए। ये रिक्वेस्ट्स हैं हमारे पास टेक्निकल कम्युनिकेशन की। 11th, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम रिपीट करते हैं वर्ड्स को वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाती। इसीलिए राइटिंग के अंदर हमको रिपीटेशन जो है या बोलने के अंदर जो हमारी रिपीटेशन है वो अवॉइड की जानी चाहिए, ताकि जो हमारी जो बोलने का तरीका है या लिखने का तरीका है वो कंसाइज और इफेक्टिव हो जाए। ठीक। तो ये सारी जो अप्रोचेस मैंने बताई हैं ये एंश्योर करती हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन को कि वो क्लियर, कंसाइज और यूजफुल वे में हो अपनी ऑडियंस के लिए। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। बात करें नोट्स की, तो गाइस नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप वो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट्स के लिए तो व्हाट्सएप ग्रुप है, और नोट्स के लिए मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा नोट्स। आप बस कमेंट बता दीजिएगा आपको चाहिए नहीं चाहिए। नेक्स्ट, डिफरेंस क्या होता है टेक्निकल राइटिंग में और जनरल राइटिंग में। ठीक है, ऑडियंस के हिसाब से पहले देखते हैं, ऑडियंस के बेसिस पे हम डिफरेंस देखेंगे। तो टेक्निकल राइटिंग जो होता है वो टारगेटेड होता है स्पेसिफिक यूजर के लिए, लेकिन जनरल राइटिंग की बात करें वो ब्रॉड ऑडियंस के लिए टारगेटेड होता है। स्पेसिफिक ऑडियंस मतलब टेक्नोलॉजी की ऑडियंस होगी तो ये ब्रॉड ब्रॉड हो गई, तो उसमें हम जनरल राइटिंग को अप्रोच करेंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी में कौन सी फील्ड के अंदर हम जाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में मतलब जैसे कि ऐप बिल्डिंग में जाना चाहते हैं, तो वो जब हम टेक्निकल राइटिंग करेंगे, जैसे ऐप बिल्डिंग के लिए टेक्निकल टेक्निकल राइटिंग मांगे चलते हैं। टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और जब हम उसके बारे में लिखना चाह रहे हैं तो वो जनरल राइटिंग हो जाती है। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी के अंदर ऐप टेक्नोलॉजी, ऐप मेकिंग टेक्नोलॉजी या वेबसाइट टेक्नोलॉजी के अंदर जाएंगे, तो एक स्पेसिफिक ऑडियंस के रिगार्डिंग हम लिखेंगे तो वो टेक्निकल राइटिंग कहलाया जाएगा। पर्पस के हिसाब से डिफरेंशिएट करें तो टेक्निकल राइटिंग के अंदर इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्ट और परसुएट्स का यूज हो जाता है। लेकिन जनरल राइटिंग जो होती है वो एंटरटेन करती है, एजुकेट करती है और प्रोवोक करती है। टेक्निकल राइटिंग इन्फॉर्म करती है, इंस्ट्रक्ट करती है और परसुएड करती है। वहीं दूसरी तरफ जनरल राइटिंग एंटरटेन भी कर रही होती है, एजुकेट भी कर रही होती है और प्रोवोक भी कर रही होती है। स्टाइल के बेसिस पे बात करें तो टेक्निकल राइटिंग की जो स्टाइल होती है वो फॉर्मल होती है, प्रिसाइज होती है और फैक्चुअल होती है। वहीं जनरल राइटिंग जो होती है वो आर्टिस्टिक होती है, एक्सप्रेसिव होती है और फिगरेटिव होती है। तो उनके हिसाब से बात करें तो टेक्निकल राइटिंग ऑब्जेक्टिव होती है और जनरल राइटिंग सब्जेक्टिव होती है। वोकेबुलरी के हिसाब से बात करें तो टेक्निकल राइटिंग के अंदर हम स्पेशलाइज्ड टर्म्स का यूज कर रहे होते हैं, लेकिन जनरल राइटिंग में हम जो हमारी रोज की बोलने वाली भाषा है, एवरीडे लैंग्वेज है, उसको यूज कर रहे होते हैं। स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो टेक्निकल राइटिंग जो होती है वो सीक्वेंशियल होती है, सीक्वेंस में बात कर रहे होते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से बात हो रही होती है। वहीं जनरल राइटिंग जो है आर्बिट्री होती है और क्रिएटिव होती है। आउटकम की बात करें तो टेक्निकल राइटिंग जो होता है उसका जो रिजल्ट आता है वो आता है रिसर्च और डिलीजेंस से, लेकिन जनरल राइटिंग जो होता है वो पर्सनल एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड होता है। फोकस की बात करें तो टेक्निकल राइटिंग के अंदर हम बेसिकली फोकस कर रहे होते हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे, लेकिन जनरल राइटिंग जो होती है उसमें हम इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, परसुएशंस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। नेचर के बारे में बात करें तो टेक्निकल राइटिंग जो होती है वो साइंटिफिक होती है और जनरल राइटिंग जो होती है वो लिटरेरी होती है। अगर स्कोप के बारे में बात करें तो टेक्निकल राइटिंग जो है वो लिमिटेड है स्पेसिफिक फील्ड के लिए, लेकिन जनरल राइटिंग जो होती है वो वेरियस एस्पेक्ट्स जो हैं लाइफ के उनको कवर करती है। तो ये डिफरेंस है हमारा टेक्निकल राइटिंग में और जनरल राइटिंग में, और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब समझेंगे कि डिफरेंस क्या होता है टेक्निकल कम्युनिकेशन में और हमारी जनरल कम्युनिकेशन में। तो कंटेंट के ऊपर बात करें तो टेक्निकल कम्युनिकेशन जो होती है उसके अंदर स्ट्रक्चर्ड और टेक्निकल इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन जनरल कम्युनिकेशन के अंदर जो होता है हम एक जनरल मैसेज को कन्वे कर रहे होते हैं। कंटेंट के हिसाब से बात करी थी, अब बात करेंगे फॉर्मेट के हिसाब से। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर को हम फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन जनरल कम्युनिकेशन के अंदर हम कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते, यानी कि वो इनफॉर्मल तरीके से हम बात कर रहे होते हैं उसके अंदर। अगर मीडियम के बेसिस पर डिफरेंशिएट करें टेक्निकल कम्युनिकेशन और जनरल कम्युनिकेशन को, तो टेक्निकल कम्युनिकेशन जो होती है ज्यादातर उसको हम रिटन फॉर्मेट में यूज करते हैं, लेकिन जनरल कम्युनिकेशन जो होती है वो ओरल भी हो सकती है। फॉर्मेलिटी के बेसिस पे बात करें तो टेक्निकल कम्युनिकेशन फॉर्मल होती है, लेकिन जनरल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल होती है।
पैटर्न के हिसाब से बात करें तो टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर हम एक स्पेसिफिक या सेट पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन जनरल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता है। ऑडियंस के बेसिस पर डिफरेंशिएट करें तो टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर हम एक स्पेसिफिक यूजर को टारगेट कर रहे होते हैं, या स्पेसिफिक ऑडियंस, यूजर नहीं, स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं। लेकिन जनरल कम्युनिकेशन जो होती है वो सभी के लिए होती है। अब ब्रेविटी और ऑब्जेक्टिविटी का क्या रोल होता है टेक्निकल कम्युनिकेशन में? तो ब्रेविटी का मतलब होता है कि हम अपने मैसेज को, जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू, वो कंसाइज हो और टू द पॉइंट हो, और उसके अंदर कोई भी अननेसेसरी डिटेल ना हो। इसे बोलते हैं ब्रेविटी। अब ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी मतलब उसमें हम फैक्ट्स पे फोकस करेंगे और पर्सनल ओपिनियंस और इमोशंस नहीं होने चाहिए, उनको भी अवॉइड करेंगे। ऑब्जेक्टिविटी में केवल हम फैक्ट्स पर फोकस करते हैं रेदर देन पर्सनल ओपिनियंस और इमोशंस। वहीं ब्रेविटी में हम अपने मैसेज को कंसाइज रखते हैं और टू द पॉइंट रखते हैं और अननेसेसरी डिटेल्स को अवॉइड करते हैं। तो ये रोल होता है ब्रेविटी और ऑब्जेक्टिविटी का टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे है लैंग्वेज कैसे टूल है कम्युनिकेशन का। तो लैंग्वेज जो होता है वो इनेबल करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन को, क्योंकि इसमें हम आइडियाज को स्ट्रक्चर करने होते हैं वर्ड्स के अंदर। ठीक है, लैंग्वेज बेसिकली क्या है? इसके अंदर हम आइडियाज को स्ट्रक्चर करते हैं वर्ड्स में। अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज थ्योरी, अगर हम लैंग्वेज थ्योरी को समझते हैं तो वो हमको हेल्प करता है क्लियर राइटिंग और स्पीकिंग में। जैसे जैसे वर्ड अरेंजमेंट्स हम करते हैं उस हिसाब से वो मीनिंग्स भी चेंज कर देता है और कम्युनिकेशन पावरफुल हो जाती है। लैंग्वेज हमको हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए अक्रॉस पीपल्स एंड प्लेसेस। लैंग्वेज प्रिजर्व करती है नॉलेज को, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी जब से बनी है वो लिमिटेड है और उसके प्रिजर्वेशन की जरूरत है। तो इसीलिए लैंग्वेज जो होता है वो प्रिजर्व करता है नॉलेज को। हर एक इंसान लैंग्वेज सीखता है चाइल्डहुड से, और इस वजह से आइडिया शेयरिंग जो हो जाती है वो ईजी हो जाती है। बॉडी लैंग्वेज हमेशा क्लियर नहीं होती, इसीलिए वर्बल कम्युनिकेशन इसेंशियल होती है। और लैंग्वेज इवॉल्व हुई है थ्रू सिंबल्स, जेस्चर्स एंड सिग्नल्स। ठीक है, इसीलिए लैंग्वेज जो होता है वो टूल होता है कम्युनिकेशन का, क्योंकि लैंग्वेज क्या कर रहा है? इनेबल कर रहा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन को, क्योंकि हम इसमें आइडियाज और वर्ड्स जो हैं, सॉरी, हम आइडियाज को स्ट्रक्चर करते हैं वर्ड्स के अंदर, इसीलिए लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, अगर हम एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं तो अब हमारे बीच में कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो हम दोनों भी समझ में आए, तो वो होती है लैंग्वेज। इसीलिए लैंग्वेज टूल है कम्युनिकेशन का। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है लैंग्वेज की, उसके बारे में बात करें तो फीचर्स के बेसिस पे और उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। सबसे पहले हम आर्टिफिशियल के हिसाब से, तो लैंग्वेज जो होती है वो आर्टिफिशियल होती है क्योंकि इसको ह्यूमंस ने क्रिएट किया है, और वर्ड्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आइडियाज को। लैंग्वेज रिस्ट्रिक्टेड होती है क्योंकि इसके अंदर कुछ मीनिंग जो होता है लॉस्ट होता है। जब हम थॉट्स को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं वर्ड्स में तो कुछ मीनिंग लॉस हो जाता है। लैंग्वेज एब्स्ट्रैक्ट होती है क्योंकि वर्ड्स जो होते हैं वो कन्वे कर रहे होते हैं जनरलाइज्ड आइडियाज को, लेकिन एग्जैक्ट रियलिटी को नहीं कर रहे होते हैं कन्वे। ठीक है, लैंग्वेज क्रिएटिव होती है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि न्यू वर्ड्स और एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो डेवलप होते रहते हैं कंटिन्यूअसली। ये रिडंडेंट होती है क्योंकि इसके अंदर हम रिपीटेशन इन्वॉल्व हो रहा होता है क्लैरिटी के लिए। तो बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास लैंग्वेज की। गाइस, नोट्स जो हैं बहुत ज्यादा क्लियर हैं, बहुत ज्यादा कंसाइज्ड है। ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत ज्यादा क्लियर और कंसाइज है। आपको कहीं पे वीडियो मिलेगी तो आपको बहुत बहुत टाइम की वीडियो मिल जाएगी, लेकिन आपको मैं ये 30 से 35 मिनट के अंदर कवर करा दूंगा। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लैंग्वेज की? आर्टिफिशियल होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है, क्रिएटिव होती है और रिडंडेंट होती है। ठीक, अगला है कि लैंग्वेज जो है वो क्यों है, क्यों लैंग्वेज टूल है कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो पहला तो ये प्राइमरी मीडियम होता है, तो क्योंकि लैंग्वेज होता है एक मेन वे है जिससे ह्यूमंस कम्युनिकेट करते हैं। क्यों है भाई? हम तो पहले बताया कैसे है टूल ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसमें क्वेश्चंस में क्या है, इस क्वेश्चन में ये है कि जो कम्युनिकेशन, जो लैंग्वेज है हमारा, वो क्यों है कम्युनिकेशन का टूल। तो पहला तो लैंग्वेज प्राइमरी मीडियम होता है क्योंकि लैंग्वेज ही एक ऐसा जरिया है जिससे ह्यूमंस कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा ये नॉट द ओनली मीन्स, कोई कम्युनिकेशन जो होता है वो जेस्चर्स के थ्रू भी हो सकता है, विजुअल्स के थ्रू भी हो सकता है, एक्सप्रेशंस के थ्रू भी हो सकता है। तीसरा इम्परफेक्ट ट्रांसलेशन होता है, वर्ड्स जो होते हैं वो फुली कैप्चर नहीं करते हैं इमोशंस को और थॉट्स को, इसलिए लैंग्वेज मेन वे है ह्यूमंस का कम्युनिकेट करने के लिए। मीनिंग वेरी करता है टाइम टू टाइम। एक ही वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं जब हम उसको डिफरेंट डिफरेंट चीजों से रिलेट करके बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एजेस में बात करेंगे या डिफरेंट डिफरेंट कंटेक्स्ट में बात करेंगे। फिफ्थ है नॉन वर्बल एड्स, ग्राफिक्स हो गए, टोन हो गए, बॉडी लैंग्वेज हो गई, ये सब हमको हेल्प करते हैं जहाँ पे वर्ड फेल हो जाता है।
इसीलिए लैंग्वेज जो होता है वो टूल है कम्युनिकेशन का, विद एक्सेप्शंस की बात करेंगे। दस वी कैन से कि लैंग्वेज इसेंशियल तो है कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है, जिनको हमें ब्रिज करना है विद अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे कि जेस्चर्स, लैंग्वेज के अंदर जब जेस्चर्स मिल जाते हैं, विजुअल्स मिल जाते हैं, एक्सप्रेशंस मिल जाते हैं, इमोशंस मिल जाते हैं, थॉट्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो एक एक अच्छे तरीके से जो हमारी कम्युनिकेशन है वो हो पाती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला है डायमेंशंस क्या है कम्युनिकेशन की। चार डायमेंशंस होती हैं कम्युनिकेशन की। पहली होती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, दूसरी है अपवर्ड, तीसरी है हॉरिजॉन्टल और चौथी है डायगोनल। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या हो रही होती है, इसमें जो इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ होता है। एग्जाम्पल, मैनेजर से एम्प्लॉय की तरफ, ठीक है, इसको हमें यूज कर रहे होते हैं इंस्ट्रक्शन के लिए। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में बेसिकली फोकस कहाँ होता है, इंस्ट्रक्शन का फोकस होता है, पॉलिसीज के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, फीडबैक के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इंश्योर करता है डायरेक्शन और कंट्रोल को। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कन्वर्ट होता है, जैसे एक कंपनी का मैनेजर है, ठीक है, उसको जब अपने एम्प्लॉय से बात करनी होती है तो जो मैनेजर है वो बात करेगा नीचे की साइड एम्प्लॉय में, क्योंकि मैनेजर की हायरार्की ऊपर है, यानी कि हाई हायरार्की से लो हायरार्की की तरफ जब इंफॉर्मेशन फ्लो होती है तो उसे कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड में क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो होती है वो लो से हाई की तरफ जाती है, यानी कि एम्प्लॉय से मैनेजर की तरफ जाती है। और इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, जैसे मैनेजर ने कुछ ऑर्डर किया, कुछ इंस्ट्रक्ट किया, कुछ पॉलिसीज अप्लाई करी, वो तो हो गई डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। लेकिन एम्प्लॉय ने कुछ रिक्वेस्ट किया या फीडबैक किया या सजेशंस दिए, तो वो होती है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन एनकरेज करती है एम्प्लॉयज के इन्वॉल्वमेंट को, ठीक है। एक होती है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मतलब जो जो कलीग्स होते हैं, जो टीम होती है सेम लेवल के ऊपर, जब उनमें बात हो रही होती है, जैसे आप किसी कंपनी में काम करने के आपके साथ साथ 10 लोग और काम कर रहे हैं और वो आपके सेम लेवल पे, जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं उसी लेवल पे वो काम कर रहे हैं, तो जब आप 10 लोग आपस में कम्युनिकेट करोगे तो उसे बोले हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हेल्प करती है टीम वर्क में और कोऑर्डिनेशन में। एक होती है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होती है, वो क्रॉस डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन होती है, यानी कि 2 या 3 डिपार्टमेंट के लोग जब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो, और उसके अंदर कोई भी हायरार्की फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, उसे बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। ये एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है और क्विक डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करती है। ये होती है डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेशन, हमने पढ़ लिया। अगला है अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्या है। डायरेक्शन के बेसिस पे बात करें तो अपवर्ड कम्युनिकेशन जो होती है वो बॉटम से लेकर टॉप तक जाती है, ठीक है, यानी नीचे से ऊपर तक। और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो होती है वो टॉप से लेके बॉटम तक आती है, यानी कि सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक। पर्पस की बात करें तो अपवर्ड कम्युनिकेशन का पर्पस होता है फीडबैक प्रोवाइड करना और सजेशंस देना, ठीक है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है, इसके अंदर हम पर्पस होता है इंस्ट्रक्शंस देने का, ऑर्डर्स करने का और पॉलिसीज देने का। स्पीड के बेसिस पे बात करें तो अपवर्ड कम्युनिकेशन जो होती है वो स्लो होती है, क्योंकि इसमें हमको मल्टीपल लेवल्स के थ्रू जाना पड़ता है। जैसे कि एम्प्लॉय से उसके सीनियर मैनेजर तक जाना होगा, फिर सॉरी असिस्टेंट मैनेजर तक जाना होगा, फिर सीनियर मैनेजर तक, फिर मैनेजर तक, इस तरीके से पूरा का पूरा ये सिस्टम चल रहा होता है, ठीक। लेकिन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो होती है वो फास्टर होती है, क्योंकि सीधा का सीधा जो हायर अथॉरिटी है उससे हम सीधा लोएस्ट अथॉरिटी के ऊपर बात कर रहे होते हैं, बीच में कोई गैप नहीं होता, या ब्रिज नहीं हो रहा होता, ठीक। नेचर की बात करें तो अपवर्ड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेटिव होती है और रिक्वेस्ट बेस्ड होती है, लेकिन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ऑथोरिटेटिव होती है, ठीक है, यानी कि इसमें कुछ ऑर्डर दिया जा रहा होता है। ऑथोरिटेटिव होगी और डायरेक्टिव होगी, डायरेक्ट ऑर्डर दिया जाएगा। एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे रिपोर्ट्स हो गए, प्रपोजल्स हो गई, ग्रीवेंसेस हो गई, ये सब अपवर्ड कम्युनिकेशन का हिस्सा होते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कैसे, जैसे कि सर्कुलर्स पास कर देते हैं इक्विटी वाले, ठीक है, वो सबको मान्य होंगे। इक्विटी वाले ऑर्डर्स पास कर देते हैं, वो सबको मान्य होंगे। इक्विटी वाले नोटिस दे देते हैं, वो सबको मान्य होंगे। लेकिन अगर हम कुछ इक्विटी से चाहिए तो हम पहले रिपोर्ट भेजेंगे, कुछ प्रपोज करेंगे, कुछ ग्रीवेंसेस करेंगे। तो ये है हमारा अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर डिफरेंस। बात करेंगे मेरिट्स और डिमेरिट्स की। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर एम्प्लॉय के इनपुट को एनकरेज किया जाता है, मैनेजमेंट और वर्कर रिलेशंस जो है वो स्ट्रेंथन हो रहे होते हैं, ठीक है। वहीं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की बात करें तो ये क्लेरिफाई करता है पॉलिसीज को और टास्क्स को, ये इंश्योर करता है डिसिप्लिन और एफिशिएंसी को। अब इनके ये तो मेरिट्स हो गई, जो राइट हमने ये ऐसे वाला लगा रखा है ना, सीधे सीधे निशान, राइट वाले निशान, तो ये तो इसकी मेरिट्स है। अब डिमेरिट्स की बात करते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन की। तो इसके अंदर मैसेज डिस्टॉर्शन का रिस्क होता है,
क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है इन्फॉर्मेशन। एक इंसान जब कुछ बोल रहा होता है तो उसका दूसरा इंसान अगर सही तरीके से ना समझे कि वो कहना क्या चाह रहा है, तो वहां पे मैसेज डिस्टॉर्ट हो सकता है। इसको डिले भी किया जा सकता है और इग्नोर भी किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर हमको अपनी कोई भी बात अपने मैनेजर तक पहुंचानी है तो पहले एचआर से बात करेंगे। ठीक, एचआर फिर असिस्टेंट मैनेजर से बात करेगा। बीच में हो सकता है एचआर असिस्टेंट मैनेजर से बात ही ना करे, उसको इग्नोर कर दे, तो मैसेज हमारा डिले हो सकता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का डिमेरिट क्या है कि इसके अंदर फीडबैक कभी कभी लैग कर सकता है। दूसरा, इसके अंदर ओवरलोडिंग और अंडर कम्युनिकेशन का रिस्क होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगला है कैसे हम इंप्रूव करेंगे कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को। तो कैसे हमारी जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हैं वो इंप्रूव हो सकती हैं। तो हमको डाइवर्स मटेरियल को रीड करना है बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। हमको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को पढ़ना होगा। हमको अपना माइंड जो है वो डेवलप करना होगा कि अब कौन से कंटेक्स्ट में क्या कहा जा सकता है। वो हमको कैसे समझ में आएगा? रीडिंग करने से। हमको लॉन्गर सेक्शंस को रीड करना आना चाहिए ताकि हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, जब हम कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इंप्रूव कर रहे होते हैं तो डाइवर्स मटेरियल को रीड करना होता है। दूसरा, लॉन्गर सेक्शंस को पढ़ें ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग आए। तीसरा, जब हमारे पास कोई भी ऐसा वर्ड आए जो कि हमारे लिए अनफेमिलियर है, उसको हमें मार्क करना है और उसके मीनिंग को लर्न करना है। फिर की पॉइंट जो होते हैं उसको रिकॉल करें रीडिंग के बाद। ठीक है, उसके बाद हमको अपना इंटरेस्ट जो है उसको एसेस करना है उस टॉपिक के प्रायर नॉलेज के ऊपर, और फिर हमको क्वेश्चंस जो है वो आंसर करने हैं उस मैटर के रिलेटेड। तो इससे हमारी जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हैं वो बढ़ जाती हैं। जैसे आपको बेसिकली एक वर्ड, एक पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया जाता है। ठीक है, उसको हमें कॉम्प्रिहेंस करना है। ठीक है, तो पहले तो पूरा का पूरा पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, एक बार पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। उसके बाद उसके लॉन्गर सेक्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जो कि हमारे लिए सही मतलब वो समझ में नहीं आ रहा, तो उसको पहले मार्क करेंगे और उसका मीनिंग जो है वो हम देखेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे। उसके बाद जब हमको ये पूरा का पूरा इसको कॉम्प्रिहेंस करने के बाद जब हमने पूरा पढ़ लिया है, उसके बाद अपने हिसाब से उस रीडिंग के थ्रू हम अपने एक जो की पॉइंट्स हमारे दिमाग में है उनको रिकॉल करेंगे कि हमने बेसिकली पढ़ा क्या क्या था। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड हमको जो हमारे पास जो प्रायर नॉलेज है, हमारे पास जो पहला नॉलेज है, उसको हमें लिखना है। फिर उस पैराग्राफ या उस मटेरियल के जो क्वेश्चंस है उनको हमें आंसर करना है। तो इस तरीके से हमारी जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है वो हमारी धीरे धीरे इंप्रूव हो जाती हैं। फिर कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि बेटर कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करती है, या टेक्निक्स कौन कौन सी है जो कि बेटर कॉम्प्रिहेंशन देती हैं? तो पहली है स्कीमिंग और स्कैनिंग। स्कीमिंग का मतलब क्या होता है कि हम क्विकली ग्लेंस करते हैं टेक्स्ट के ऊपर ताकि हम उसका मेन आइडिया ले पाएं। ठीक है, दूसरा होता है नॉर्मल बर्न सिग्नल्स, यानी कि हमको अटेंशन देनी होगी। जैसे एक टेक्स्ट पढ़ते हैं तो कहीं पे बोल्ड लिखा होता है, कहीं पे इटैलिक्स में लिखा होता है एक वर्ड को, कहीं पे अंडरलाइन होता है कुछ एम्फेसिस के लिए। तो उन नॉन वर्बल सिग्नल्स को हमें समझना होगा, हमें अटेंशन देनी होगी बोल्ड स्टेटमेंट्स के ऊपर, इटैलिक्स के ऊपर या अंडरलाइन वर्ड्स के ऊपर एम्फेसिस के लिए। तीसरा, टेक्स्ट स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हम बेटर कॉम्प्रिहेंस कर पाएंगे, यानी कि हमको टाइटल्स समझने आने चाहिए, सब टाइटल समझने आने चाहिए, इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया। वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जब कोई पैराग्राफ लिखा होता है तो उसको समझना आना चाहिए। ये कोई टेक्स्ट लिखा होता है, सॉरी गला थोड़ा बैठा हुआ है। फोर्थ है पैराग्राफ स्ट्रक्चर, यानी कि हमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए टॉपिक के सेंटेंस को, डिटेल्स, सपोर्टिंग डिटेल्स को, कंक्लूजन को, हर एक पैराग्राफ की पंक्चुएशंस को समझना होगा बेहतर तरीके से, क्योंकि वो हेल्प करता है सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करने में और बेटर रीडेबिलिटी में। ऑथर के व्यू पॉइंट को समझना होगा, हमको क्लूज को देखना होगा जो कि राइटर अपने पर्सपेक्टिव से रिवील कर रहा होता है। वर्ड एंटिसिपेशन को देखना होगा, हमको मीनिंग्स को गैस करना होगा कंटेक्स्ट के बेसिस पे, वर्ड्स के रिलेशनशिप्स के बेसिस पे। समराइज करना आना चाहिए। ये टेक्निक्स है बेटर कॉम्प्रिहेंशन की, स्किम ओवर स्कैनिंग के थ्रू नॉर्मल सिग्नल्स को समझना होगा, टेक्स्ट स्ट्रक्चर को समझ के, पैराग्राफ के स्ट्रक्चर को समझ के, पंक्चुएशंस को समझ के, ऑथर का व्यू पॉइंट समझना है, वर्ड्स का एंटिसिपेशन करना है, यानी कि उनकी मीनिंग्स को गैस करना है बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट। समराइज करना है, यानी कि की पॉइंट्स नोट करने हैं हमेशा जब हम पढ़ रहे होते हैं या किसी भी टेक्स्ट को पढ़ रहे होते हैं, तो उसके नोट्स हमें हमेशा लिखने होते हैं साइड बाय साइड, क्विक रिविजन के लिए। उसके बाद लास्ट स्टेप होता है क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करना, क्योंकि जब हम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस को आंसर कर रहे होते हैं तो उससे हमारी जो फोकस रीडिंग है वो हेल्प होती है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला है सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके टाइप्स कौन से हैं। तो 4 टाइप्स के
सेंटेंस होते हैं, पहला है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड, सॉरी 5 टाइप के कंपाउंड, तीसरा है कॉम्प्लेक्स, चौथा है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, पांचवा है कंप्लीट सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस होता है जहां पे एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। एग्जांपल, शी रन्स फास्ट, यहाँ पर एक ही तो सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है। कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जहां पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को हम एक कंजक्शन के थ्रू ज्वाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, कंजक्शन क्या है यहाँ पे, वन, आई वेंट हो, सॉरी कंजक्शन क्या है यहाँ पे, एंड। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में क्या हो रहा है, दो डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेस को हम कंजक्शन के थ्रू जोड़ रहे होते हैं, उसे बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। एग्जाम्पल, आई वेंट होम एंड शी स्टेड बैक। तो शी स्टेड बैक और आई वेंट होम ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉसेस हैं, लेकिन इनको जोड़ने का काम कर रहा है एक कंजक्शन यानी कि एंड। तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल शी वॉज कुकिंग आई वॉज स्टडीइंग। ठीक है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं जहां पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। एग्जाम्पल, ऑल्दो ही वॉज लेट ही फिनिश्ड द वर्क एंड ही सबमिटेड इट ऑन टाइम। तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट सॉरी दो इंडिपेंडेंट क्लॉसेस हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉसेस है। ये डिपेंडेंट हो गया, ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, ये दोनों द्वारा। कंप्लीट सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और पूरे के पूरे थॉट का एक्सप्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि इसने पूरी इंफॉर्मेशन दे दी, इसके अंदर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। ये तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, सिंपल सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होते हैं, कंप्लीट सेंटेंस होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमारे पास चार होते हैं। पहला होता है डिक्लेरेटिव, दूसरा होता है इंटरोगेटिव, तीसरा होता है इंपरेटिव, चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, जैसे कि स्काई इज ब्लू, हमने डिक्लेयर कर दिया कि स्काई जो है वो ब्लू है। इंटरोगेटिव यानी कि हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम कुछ पूछ रहे होते हैं। एग्जांपल, तुम कहाँ पे पढ़ रहे हो या तुम कहाँ जा रहे हो, ये हो गया इंटरोगेटिव। इंपरेटिव यानी कि हम कमांड या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, प्लीज सिट डाउन, ठीक है, ये तो हो गया हमारा कमांड या रिक्वेस्ट होगा। ठीक है, प्लीज सिट डाउन, रिक्वेस्ट। इसके अंदर हम एक्शन को डायरेक्ट कर रहे होते हैं। एक्सक्लेमेटरी में क्या होते हैं हम स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। जिस भी सेंटेंस के बाद ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है वो क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, इट इज ऑल अबाउट रीडिंग एक्टिवली, एनालाइजिंग स्ट्रक्चर्स एंड प्रैक्टिसिंग रेगुलरली टू डेवलप स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग स्किल्स। ठीक, अगला है रिक्विजिट्स क्या है गुड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के। तो पहला, क्लैरिटी होनी चाहिए सेंटेंस के अंदर। एक सेंटेंस जो होता है तो उसमें क्लैरिटी होती है तो उसको हम समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो तीन रिक्विजिट्स होती हैं गुड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की। पहली है क्लैरिटी, दूसरी है कंसिस्टेंसी, तीसरी है इकोनॉमी। क्लैरिटी का मतलब होता है एक सेंटेंस जो होता है वो समझने में आसान होना चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर पंक्चुएशन होनी चाहिए, वर्ड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए और प्रोनाउंस होने चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, राम टोल्ड श्याम दैट ही वाज लेट। ठीक है, अब इसमें हमें समझ में नहीं आ रहा ना कि वो कौन लेट है। ठीक है, कौन है लेट। अगर इसको हम क्लैरिटी से लिखते हैं कि राम ने श्याम को बोला कि यू आर लेट, तो इसमें क्लियर मीनिंग आ गया। ठीक, तो इस तरीके से क्लैरिटी आनी चाहिए। दूसरा है कंसिस्टेंसी, एक यूनिफॉर्म स्टाइलिंग राइटिंग स्टाइल हमको फॉलो करना आना चाहिए, ग्रामर और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ। एग्जाम्पल क्या है, वन शुड कंप्लीट देयर वर्क ऑन टाइम। ठीक, ये इसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी होगी तो कैसे लिखेंगे, वन शुड कंप्लीट हिज और हर वर्क ऑन टाइम। ठीक है, तीसरा इकोनॉमी, यानी कि हमको अननेसेसरी वर्ड्स को अवॉइड करना होगा, रिपीटिशंस को अवॉइड करना होगा ताकि सेंटेंस जो है वो प्रिसाइज रहे। एग्जाम्पल क्या है कि रीजन व्हाई ही लेफ्ट वाज बिकॉज ही वाज सिक। ये इसमें हम रिपीटिशन कर रहे हैं, अननेसेसरी वर्ड्स यूज कर रहे हैं। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ही लेफ्ट बिकॉज ही वाज सिक, ये ज्यादा क्लियर है, ज्यादा कंसाइज है। ठीक, अब पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो पैराग्राफ एक ग्रुप होता है सेंटेंसेस का जिससे हम एक सिंगल आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। एक गुड पैराग्राफ के अंदर या एक अच्छे पैराग्राफ के अंदर टॉपिक सेंटेंस होता है जो कि इंट्रोड्यूस कर रहा होता है मेन आइडिया को। एक सपोर्टिंग डिटेल हो रही होती है जिसके अंदर फैक्ट्स, एग्जांपल्स और एक्सप्रेशन होती है। एक कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है जिसके अंदर हम पूरे आइडिया को रैप अप कर देते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, टॉपिक सेंटेंस, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइजेस इंप्रूव हेल्थ, ये तो हमारा टॉपिक सेंटेंस है। सपोर्टिंग डिटेल्स क्या हो सकती है इसके रिगार्डिंग, कि वो मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करता है। और कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या हो सकता है इस पैराग्राफ का, इसीलिए रेगुलर एक्सरसाइज होती है वो इसेंशियल होती है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा।
अगला है कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है गुड पैराग्राफ की। पहली है कि उसके अंदर यूनिटी होना चाहिए, दूसरा उसके अंदर कोहेरेंस होना चाहिए, तीसरा उसके अंदर एम्फेसिस होना चाहिए। यूनिटी मतलब एक सिंगल आइडिया के ऊपर फोकस करेगा एक अच्छा पैराग्राफ। एग्जाम्पल, एक पैराग्राफ जिसमें हम हेल्दी ईटिंग के बारे में बात कर रहे होंगे तो उसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जो कि एक्सरसाइज रूटीन्स के बारे में बात करे। यानी कि एक सिंगल आइडिया के ऊपर जब फोकस करेगा एक पैराग्राफ तो उसको हम अच्छा पैराग्राफ बोलेंगे। उसके अंदर कोई दूसरा आइडिया नहीं आना चाहिए। सेकंड चीज कोहेरेंस। तो सेंटेंसेस जो होते हैं एक पैराग्राफ के अंदर उनको लॉजिकली फ्लो होने चाहिए। सेंटेंसेस जो हैं वो लॉजिकली करेक्ट कनेक्ट होना चाहिए और करेक्ट होने चाहिए। कोहेरेंस यानी कि हमको प्रोनाउंस का यूज करना आना चाहिए, रिपीटिशंस का यूज करना आना चाहिए, सिनोनिम्स का और कनेक्टिवनेस का। एग्जाम्पल समझते हैं कि आई लव बुक्स, द वेदर इज नाइस टुडे, रीडिंग इज माई हॉबी। तो ये अनरिलेटेड आइडियाज है ना, लॉजिकली फ्लो नहीं कर रहे। अब इसको हम करेक्ट तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि आई लव बुक्स एंड रीडिंग देम इम्प्रूव्स माई नॉलेज, इट इज माई फेवरेट हॉबी। तो इसमें हमने आइडियाज को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है गुड पैराग्राफ की। तीसरा है एम्फेसिस, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं वो बिल्कुल अलग दिखने चाहिए पैराग्राफ में। हमको बैलेंस करना आना चाहिए, पोजिशनिंग करनी आनी चाहिए, स्पेस, रेपिटेशन और कंट्रास्ट और मेटाफोर्स का यूज करना आना चाहिए जब हम एम्फेसिस कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है गुड पैराग्राफ की। एग्जाम्पल, देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ स्लीप। ये हमने ऐसे ही बोल दिया, लेकिन हम अगर एम्फेसिस के थ्रू बोलेंगे तो ज्यादा मीनिंगफुल लगेगा, ज्यादा हमारे दिमाग में बैठेगा। कि स्लीप जो होता है वो क्रूशियल है ब्रेन ब्रेन फंक्शन के लिए, मूड स्टेबिलिटी के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे हमने जितने भी उसके यूजेस हैं, जितने भी उसके बेनिफिट्स हैं, उनको सबको स्टैंड आउट कर दिया। ब्रेन फंक्शन में हेल्प करेगा स्लीप, मूड स्टेबिलिटी में और फिजिकल हेल्थ में। इस तरीके से ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं गुड पैराग्राफ की। इतना आप समझ में होगा। अगला है टेक्निक्स कौन कौन सी है एक पैराग्राफ को डेवलप करने के लिए। तो पहला है इंडक्टिव ऑर्डर, दूसरा है डिडक्टिव ऑर्डर, तीसरा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, चौथा है स्पेशल ऑर्डर, फिफ्थ है एक्सपोजिटरी राइटिंग, सिक्स्थ है इंटरप्टेड पैराग्राफ्स। तो इंडक्टिव ऑर्डर के अंदर डिटेल से स्टार्ट करते हैं और जनरल कंक्लूजन के थ्रू एंड करते हैं। एग्जाम्पल, जॉन ईट्स वेजिटेबल्स, एक्सरसाइजेस डेली एंड अवॉइड्स जंक फूड। ठीक, एंड हेंस ही इज हेल्दी। ये एग्जाम्पल में हमने क्या किया, डिटेल्स के साथ स्टार्ट किया था कि जॉन जो होता है वेजिटेबल खाता है, डेली एक्सरसाइज कर रहा है और जंक फूड को अवॉइड कर रहा है। और हमने बाद में क्या, एक जनरल कंक्लूजन के थ्रू उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। यानी कि जब वो ये सब कर रहा है तो वो हेल्दी है। डिडक्टिव ऑर्डर में क्या होता है कि स्टार्ट करते हैं हम एक जनरल स्टेटमेंट से, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि एक्सरसाइज जो होता है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हेल्प कर रहा होता है वेट मैनेजमेंट में, मसल स्ट्रेंथ में और स्ट्रेस रिडक्शन में। तो यानी कि हमने क्या किया इसमें, एक जनरल स्टेटमेंट पहले एक हमने पास कर दिया स्टेटमेंट, फिर उस स्टेटमेंट को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तीसरा होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उसके अंदर एक टाइम सीक्वेंस हो रहा होता है। हम इसमें टाइम सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, ये होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट मिक्स द फ्लोर एंड वाटर, देन नेड एंड डफ, फाइनली बेक इट फॉर 30 मिनट्स। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक टाइम सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। एक होता है स्पेशल ऑर्डर वाला पैराग्राफ, जिसमें हम फिजिकल प्लेसमेंट्स के बेसिस पे डिस्क्राइब कर रहे हैं चीजों को। जैसे लिविंग रूम लेफ्ट में है, किचन सेंटर में है और बेडरूम राइट में है। ये एग्जांपल है स्पेशल ऑर्डर का। एक्सपोजिटरी राइटिंग में क्या कर रहे होते हैं, हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं एक टॉपिक को फैक्ट्स के साथ। इसका एग्जांपल है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जहां पे प्लांट जो होते हैं वो सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में यूजिंग क्लोरोफिल। सिक्स होता है इंटरप्टेड पैराग्राफ्स, जिसके अंदर हम ब्रेक्स का यूज कर रहे होते हैं जिसके लिए। एग्जांपल, सक्सेस इज नॉट अबाउट टैलेंट, तो हमने एक ब्रेक लिया यहाँ पे। ठीक है, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। तो ये टेक्निक्स है एक पैराग्राफ को डेवलप करने की। अगला है टेक्निकल स्टाइल क्या होता है और उसके की एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो टेक्निकल स्टाइल एक प्रोफेशनल्स का तरीका होता है कम्युनिकेट करने का टेक्निकल इंफॉर्मेशन में। ठीक है, टेक्निकल स्टाइल एक वे है जिससे प्रोफेशनल्स कम्युनिकेट करते हैं टेक्निकल इंफॉर्मेशन को। ये वेरी करता है ऑडियंस के बेसिस पे, कंटेक्स्ट के बेसिस पे या पर्पस के बेसिस पे। ये रिपोर्ट्स में तो फॉर्मल होगा, प्रेजेंटेशंस में फॉर्मल होगा, लेकिन ईमेल्स और डिस्कशंस में इनफॉर्मल होते हैं टेक्निकल स्टाइल। ये इनकी ग्रेड्स क्या होते हैं प्रोफेशनल टेक्निकल स्टाइल के, उसके बारे में बात करें तो पहली तो प्रोफेशनल टेक्निकल स्टाइल के अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए, ब्रेविटी होनी चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब इन्फॉर्मेशन सारी करेक्ट होनी चाहिए और प्रिसाइज होनी चाहिए। ब्रेविटी का मतलब वो शॉर्ट और क्लियर होनी चाहिए, यानी कि अवॉइड रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी का मतलब उसके अंदर कंफ्यूजन ना होनी चाहिए और सिंपल वर्ड्स का यूज करना आना चाहिए। तो ये की इंग्रेडिएंट्स हैं प्रोफेशनल टेक्निकल स्टाइल के। ठीक है,
अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है टेक्निकल राइटिंग की। तो वो क्लियर और डायरेक्ट होता है, प्रिसाइज लैंग्वेज यूज करते हैं, डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव होता है, वेल स्ट्रक्चर्ड होता है और रीडर्स फ्रेंडली होता है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टेक्निकल राइटिंग के। क्लियर एंड डायरेक्ट मतलब फोकस होना चाहिए हमारा और अननेसेसरी डिटेल्स नहीं होनी चाहिए। प्रिसाइज लैंग्वेज का मतलब सिंपल वर्ड्स का यूज करना चाहिए। डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव का मतलब है इसके अंदर फैक्ट्स होनी चाहिए, ना कि कोई गैस वर्क चलेगा। वेल स्ट्रक्चर्ड मतलब हेडिंग्स होने चाहिए अच्छी तरीके से, बुलेट पॉइंट्स का यूज करना चाहिए, लॉजिकल ऑर्डर में फॉलो कर। रीडर फ्रेंडली मतलब कि जो एक रीडर है वो उसको इजीली समझ में आ जाए पूरा का पूरा कि किस तरीके से लिखा हुआ है, यानी कि वो इजीली स्कैन कर दे टेबल्स को, लिस्ट को, विजुअल्स को। अब ये क्यों मैटर करता है टेक्निकल स्टाइल? टेक्निकल स्टाइल इसलिए मैटर करता है क्योंकि वो इंश्योर कर रहा होता है क्लैरिटी को, एक्यूरेसी को और एफिशिएंसी को, जिससे कि हम कॉम्प्लेक्स चीजों को इजी तरीके से समझ सकते हैं। अगला है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या होता है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? सबसे पहले हम समझें कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम आइडियाज को शेयर करते हैं, थॉट्स को शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं बिटवीन पीपल्स। ठीक है, ताकि हम एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकें। कम्युनिकेशन एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है इफेक्टिव इंटरेक्शन में, और इसको हम इन स्टेप्स के थ्रू फॉलो कर रहे होते हैं: थिंकिंग, एनकोडिंग, ट्रांसमिटिंग, डिकोडिंग एंड फीडबैक। तो ये पूरा ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सबसे पहले कोई इंसान सोचता है, ठीक है, फिर उसको एनकोड करता है, फिर ट्रांसमिट करता है, फिर डिकोड करता है, फिर फीडबैक देता है। ये पूरा का पूरा एक सर्कल है कम्युनिकेशन का। ठीक है, चैनल्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के? तो पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो 3 चैनल्स होते हैं हमारे पास कम्युनिकेशन के। पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन को। फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन के अंदर हम स्ट्रक्चर्ड पाथ को फॉलो कर रहे होते हैं, और ये एसेंशियल होता है एक स्मूथ ऑर्गेनाइजेशन फ्लो के लिए। इसके अंदर हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इंक्लूड होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन इंक्लूड होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इंक्लूड होता है, डायगोनल कम्युनिकेशन इंक्लूड होता है। डाउनवर्ड ये सामने पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी एक रिवाइज कर लेते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? इसमें इंफॉर्मेशन हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जारी होती है। अपवर्ड कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज के थ्रू मैनेजमेंट तक जारी होती है, यानी कि लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि सेम लेवल पे कम्युनिकेशन हो रही होती है। टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर हम क्रॉस डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, विदाउट द फॉलोइंग हायरार्की एंश्योरिंग एफिशिएंसी। आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप बता देना। नोट्स में जब आप एक बार खुद से भी एक बार पढ़ लेंगे ना सिंपल, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है। ठीक है, 2 टाइप की कंफ्यूजन होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल यानी कि अनऑफिशियल। तो ये कैजुअल और अनस्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है, जिसमें हम पर्सनल कन्वर्सेशंस को स्प्रेड कर रहे होते हैं। ये हेल्प करती है टीम बॉन्डिंग में और इमोशनल सपोर्ट में, क्विक शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन में, और वर्क प्लेस के रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने में। एग्जांपल, जब एम्प्लॉयज एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कंपनी के रिगार्डिंग, तो वो एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन होती है। अब क्यों फ्री फ्लो जो है इंफॉर्मेशन का वो इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एफिशिएंसी को बूस्ट करता है, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है, इनोवेशन को एनकरेज करता है और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करता है। शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि एक स्मूथ कम्युनिकेशन जो होता है या स्मूथ कम्युनिकेशन फ्लो जो होता है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाता है, एफिशिएंट बनाता है और वेल कनेक्टेड बनाता है। ठीक है, इसलिए फ्री फ्लो जो है इन्फॉर्मेशन का वो इंपॉर्टेंट है। अगला है बैरियर्स क्या क्या है कम्युनिकेशन के। तो कम्युनिकेशन बैरियर्स बेसिकली क्या होते हैं? बैरियर्स मतलब ऑब्स्टेकल्स। तो कम्युनिकेशन बैरियर्स आर ऑब्स्टेकल्स जो कि डिस्टर्ब करते हैं स्मूथ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को। ये बैरियर्स मेनली 3 कैटेगरीज में आते हैं। पहली है इंट्रापर्सनल, दूसरी है इंटरपर्सनल और तीसरी है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। हम उनको एक एक करके पढ़ने वाले। पहले पढ़ेंगे इंट्रापर्सनल, यानी कि इंडिविजुअल के अंदर जो बैरियर्स हैं। पहला है रॉन्ग असम्पशंस, वेरिड परसेप्शंस एंड डिफरेंट बैकग्राउंड्स। रॉन्ग असम्पशंस मतलब कि हम एज्यूम करते हैं लिसनर जो है वो अंडरस्टैंड कर रहा है विदाउट कंफर्मेशन। फॉर एग्जांपल, एक मैनेजर एज्यूम करता है कि उसका जो एम्प्लॉय है उसकी नई पॉलिसी को समझ रहा है विदाउट एक्सप्लेनिंग इट। एक्सप्लेन तो किया नहीं है, बोल दिया है सिंपल। तो एक मैनेजर के अंदर जब रॉन्ग assumptions से आते हैं तो वो इंटरपर्सनल बैरियर्स होते हैं। दूसरा वेरिड परसेप्शंस। डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शंस हो सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो एक मैसेज को डिफरेंटली इंटरप्रेट कर सकते हैं। यानी कि एक जोक जो होता है वो किसी इंसान के लिए फनी भी हो सकता है, लेकिन दूसरे इंसान के लिए ऑफेंसिव हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे वेरिड परसेप्शंस हैं। ये इंट्रापर्सनल बैरियर में आता है। तीसरा डिफरिंग बैकग्राउंड्स, यानी कि एजुकेशन में डिफरेंसेस, कल्चर में, एक्सपीरियंसेस में। अगर 2 इंसानों के बीच में डिफरेंस है तो उनसे उनकी अंडरस्टैंडिंग भी अफेक्ट होती है। एग्जाम्पल, एक टेक्निकल एक्सपर्ट जो होता है वो जार्गन को समझ सकता है इजीली,
और नॉन टेक्निकल इंसान उस चीज़ को नहीं समझ सकता। जैसे एक टेक्निकल एक्सपर्ट जावा जो कोड लिखा हो उसको समझ लेगा, लेकिन एक नॉन टेक्निकल इंसान उसको नहीं समझ पाएगा। सॉल्यूशन क्या है? हमको पेशेंट रहना होगा, assumptions को अवॉइड करना होगा और क्लैरिटी को एंश्योर करना होगा। इससे हम इंट्रापर्सनल बैरियर को तोड़ सकते हैं। अगला है इंटरपर्सनल बैरियर, यानी कि जो दो लोगों के बीच में होगा। पहले तो वोकेबुलरी से, अगर दो लोगों के अंदर लिमिटेड वोकेबुलरी है तो उससे भी बैरियर आ जाएगा। जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज करके, अनफेमिलियर वर्ड्स का यूज करके जब हम किसी भी चीज को बोल रहे होते हैं तो उससे लिसनर कंफ्यूज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई डॉक्टर मेडिकल टर्म्स का यूज करके अपने पेशेंट से बात कर रहा होता है, जिसके पास कोई मेडिकल नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे वोकेबुलरी की वजह से बैरियर आ रहा है। दूसरा होता है मिसमैच ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस, यानी कि एक बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो कंट्राडिक्ट करती है वर्ड्स को, वो कंफ्यूज कर रही है, वो क्रिएट कर रही है कंफ्यूजन को। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी टू हेल्प, ठीक है, वाइल फ्राउनिंग। जब हम मान के चलो डरते डरते बोल रहे हैं कि मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, तो उससे हमारी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि इंसान डर भी रहा है और ये बोल रहा है कि मैं हेल्प कर दूंगा। तो ये मिसमैच है वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस का। तीसरा है सिलेक्टिव लिसनिंग। सिलेक्टिव लिसनिंग मतलब हम सिर्फ उन्हीं पार्ट्स ऑफ मैसेज को अटेंशन पे करते हैं जो कि रिलेवेंट लगे। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट फोकसिंग ओनली ऑन एग्जाम टॉपिक्स वाइल इग्नोरिंग कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशंस। इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल लैंग्वेज का यूज करेंगे, मैच करेंगे वर्ड्स को एक्सप्रेशन के साथ और एक्टिवली लिसन करेंगे। ठीक। तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, यानी कि जो कि वर्क प्लेस के अंदर हो रहा है। पहला है हायरार्किकल रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, ये रह सकता है सुपीरियर्स का, इंफॉर्मेशन का ओवरलोड हो सकता है। हायरार्किकल रिस्ट्रिक्शंस मतलब कि दो बहुत सारे अप्रूवल लेवल्स हैं, ठीक है, जिससे कि कम्युनिकेशन स्लो हो सकती है। फियर ऑफ सुपीरियर्स मतलब एम्प्लॉयज कभी कभी हेजिटेट करते हैं अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने के लिए अपने अथॉरिटी के सामने, क्योंकि डर लगता है कि वो रिजेक्ट ना कर दे या कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। इसका एग्जांपल क्या है? ए वर्कर नॉट रिपोर्टिंग एन इश्यू टू द बॉस ड्यू टू द फियर ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, मान के चलो कोई इश्यू आ गया उसकी कंपनी के अंदर, एम्प्लॉय के थ्रू कोई इश्यू आ गया, वो अपने बॉस से पनिशमेंट के डर से बात नहीं करता है, तो वो होता है फियर ऑफ सुपीरियर, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आता है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, यानी कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो होता है एक साथ आता है, जिससे कि उसको प्रोसेस करना हार्ड हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? एक कंपनी जो कि 50 पेज का डॉक्यूमेंट सेंड कर रही है इंस्टेड ऑफ ए सिंपल समरी। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि हम ओपन डिस्कसेस को एनकरेज करेंगे, प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करेंगे और क्लियर मैसेजिंग को इंश्योर करेंगे। तो इसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स को हटा सकते हैं। इंटरपर्सनल बैरियर्स होते हैं जो कि दो लोगों में हो रहे होते हैं, वोकेबुलरी के थ्रू बैरियर आ जाए वो भी इंटरपर्सनल है। वर्बल और नॉन वर्बल मैसेज में जब मिसमैच हो जाए तो भी वो इंटरपर्सनल है सॉरी। सेलेक्टिव लिसनिंग जब हम कर रहे होते हैं तो वही इंटरपर्सनल बैरियर होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की बात करें तो इसके अंदर हम हायरार्किकल रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो कर रहे होते हैं, सुपीरियर की जो फियर है वो आता है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है, तो इससे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होते हैं। एक बार आप खुद से भी रीड करिएगा तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला है लेवल्स क्या है कम्युनिकेशन के। तो हमारे पास 5 लेवल्स होते हैं कम्युनिकेशन के। एक होता है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा है इंट्रा पर्सनल, तीसरा है इंटरपर्सनल, चौथा है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन और पांचवा है मास कम्युनिकेशन। एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इंटरेक्शन जो हो रही होती है वो ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस के बीच में हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेट जब अपने ओनर को रिस्पॉन्ड करता है तो वहां पे भी कम्युनिकेशन हो रहा है ना, लेकिन वो कौन सी लेवल होता है कम्युनिकेशन का? एक्स्ट्रा पर्सनल, जहाँ पे एक ह्यूमन नॉन ह्यूमन से बात कर रहा होता है। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कब हो रहा होता है? जब हम खुद से बात कर रहे होते हैं, खुद के थॉट्स प्रोसेस कर रहे होते हैं, खुद की रिफ्लेक्शन से बात कर रहे होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इंसान जब मेंटली प्रिपेयर कर रहा होता है अब स्पीच को देने से पहले, तो वो होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, खुद से सेल्फ टॉक। इंटरपर्सनल होता है पहला तो ये इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल में डिफरेंस क्या होता है? इंट्रापर्सनल मतलब खुद से बात, इंटरपर्सनल मतलब दो इंडिविजुअल्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका एग्जांपल क्या है? दो दोस्त जब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाती है। चौथी है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और आउटसाइड हो रही होती है बात, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। यानी कि एक कंपनी का इंटरनल ईमेल और उसकी प्रेस रिलीजेस, ये एग्जांपल है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की। फिफ्थ है मास कम्युनिकेशन, यानी कि एक सेंडर जो है वो कम्युनिकेट करता है लार्जर ऑडियंस के साथ, ठीक है, वो होती है मास कम्युनिकेशन। एग्जांपल न्यूज ब्रॉडकास्ट, न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो आपको हर एक टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नोट से क्लियर कर सकते हैं, वरना आप मेरा व्हाट्सएप चैनल जो है उसको ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आप कोई डाउट्स पूछेंगे तो आपको 24/7 अवेलेबल हूँ डाउट्स को क्लियरफाई करने के लिए।
गाइस बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।